बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। अस्सलाम वालेकुम। मुक़दमे के साथ नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरा कमरे में जो टीवी चल रहा था उसमें धुआंधार तकरीर मीनार पाकिस्तान से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की चल रही है। ये जो एक सियासी गहमा गहमी और हलचल मची है, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या हमारे वतन को इस कस्म की इस्तक़बालिया तक़रीबात और इन सियासी नारों से कभी आज तक कोई फ़ायदा हुआ है रियासत को, बहैसियत रियासत एंड बहैसियत कौम? हमें तो नहीं नज़र आ रहा। क्या सियासी नारों और सियासी पेशबंदियों से, क्या तारीफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ चलाने से क्या कोई मसला अभी तक हल हो सका है? हाँ, ये ठीक है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की एफ़र्ट्स बाकी सियासतदानों के मुकाबले पे ज़्यादा हैं। उन्होंने ज़्यादा काम किया, ख़ास तौर पर उनकी जो आउटपुट रही है मोटरवे के हवाले से, उनकी जो आउटपुट रही है जब वो आए तो उन्होंने इंडस्ट्री को डी नेशनलाइज़ किया। जो भुट्टो साहब नेशनलाइज़ कर गए थे इंडस्ट्री और उससे काफ़ी इंडस्ट्री को बूम मिला। ये दो तो बहरहाल उनके एक ऐसे कारनामे हैं जिनको अगर वो रिवाइव किया जाए और उनको और ज़्यादा जज्बे के साथ आगे बढ़ाया जाए या बढ़ाया जाता, ऐसा हुआ नहीं। बस उसी को कैश करने की कोशिशें होती रहीं और करप्शन उनके दौर में इस हद तक बढ़ी कि वो जो उनका अच्छा काम था वो करप्शन की नज़र हो गया। जनाब, बात सारी ये है, यही सब कुछ बेनज़ीर का मसला था। उनको भी इसी तरह इस्तक़बालिया दिया गया था बड़ा ज़बरदस्त जब वो पहली दफ़ा 89 में तशरीफ़ लाई थी, बल्कि 88 के आखिर में आ गई थी और उनका इलेक्शन जो था वो दिसंबर 88 या 89 में हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो आखिर में जो उनके जलसे हुए उसमें फैसलाबाद में 20 लोग बैठे हुए थे शामियानों में। ये कौन हैं जन्नात हैं, कौन सी वो तलस्माती दुनिया है जो ये काम दिखाती है? हम तो इस पे कुछ नहीं कहेंगे। तो इसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का अपना पैसा भी काफ़ी खर्च हुआ है। ये जो कुछ इस्तक़बालिया तक़रीबात हो रही हैं अब तक और अब जारी हैं, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि ये जो इलेक्शन होंगे, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के आने से जो गूंज पैदा की जा रही है और उनकी अपोजिशन पार्टियां कह रही कि इलेक्शन की ज़रूरत क्या है, जब फैसला हो चुका है तो ये इलेक्शन का ड्रामा बंद किया जाए। तो ये तो वक्त बताएगा कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। सबको मालूम है सिकंदर सुल्तान और उनकी टीम का कराया हुआ इलेक्शन अगर कुछ जगहों पे फेयर भी हुआ, जो कि होगा यकीनन, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का यानी मुस्लिम लीग नून का वोट है, और अगर एज ए पार्टी नहीं है तो कुछ शख्सियात का वोट बैंक ज़रूर है। तो वो अगर उसमें कामयाब हो भी जाते हैं, फेयर इलेक्शन की बात कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह की पब्लिसिटी कैंपेन्स चलाई गई सिकंदर सुल्तान साहब के लिए, और सबको मालूम है कि सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं वो उनके बिल्कुल ग़ुलामों में शामिल किए जाते थे। डीएमजी माफिया में सबसे बड़ी गूंज आपको मिलेगी फवाद हसन फवाद की और उसके बाद सिकंदर सुल्तान की। तो ऐसी सूरत हाल में वो इलेक्शन जो बेशक फेयर भी हो जाए कुछ जगहों पे, क्या वो क्रेडिबल होगा? क्या उसके रिज़ल्ट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे? हमें 1977 का वो सीन याद आ जाता है जब भुट्टो साहब ने कुछ जगहों पे, वो खुद भी जीत रहे थे, उनकी कुछ शख्सियात भी जीत रही थी, लेकिन उनके हर आदमी ने ये चाहा कि मैं भी जीत जाऊं, और इतनी भद्दी किस्म की, इतनी बेसरोपा धांधली कराई गई कि वो फिर सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया, माना ही नहीं गया उस इलेक्शन के रिज़ल्ट को, लिहाजा नतीजा फांसी तक पहुंच गया।
तो मियां नवाज शरीफ साहब ख्याल रखें, हम तो उनको एक एडवाइस ही दे सकते हैं, चूँकि हम उनको मिले हुए हैं। 8 घंटे की मीटिंग थी, सुबह 2 घंटे थी वो मीडिया पॉलिसी के हवाले से, और फिर 6 घंटे बाद में जब हमने उन 2 घंटों के बाद यानी सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक एक मीटिंग थी, उसमें उन्होंने हमें कहा कि हमें टीवी की पॉलिसी आप बना कर दें। मैंने नया अपना डॉक्टरेट किया था और डॉन अखबार ने पहली दफ़ा किसी का ये प्रोफाइल जो है पूरा फुल स्केप पर छापा था, जो कि पहले कभी नहीं छपा था किसी का, मैं तो जानती भी नहीं थी। डॉन अपने तौर पर मेरिट पे करता है जो कुछ करता है, लेकिन चूँकि वो उस सब्जेक्ट पर पूरे सिर्फ एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड में ईस्टर्न मुस्लिम ड्रामे पर पहला थीसिस था, पाकिस्तानी मुस्लिम ईस्टर्न सोसाइटी पर टेलीविज़न ड्रामे के इफ़ेक्ट्स जो थे, सोशल चेंज क्या आया था, उस हवाले से थे। तो मियाँ साहब को बताया गया पढ़ करके कि जी ये हैं, आप इनको एमडी ऑफ़र कर दें या पॉलिसी जो है हमारे डोमेस्टिक मीडिया की, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। जो इनकी 10 साल की रिसर्च सामने आई है उससे तो हमें यही लगता है। तो उन्होंने हमें बुलवा लिया। खैर उन्होंने मुझे कुछ गाइडलाइंस दी कि जी मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह हमारा डोमेस्टिक मीडिया हो, तो आप इस पर कोई पॉलिसी गाइडलाइन बना कर लाएँ। तो वो लेकर हम 4 बजे फिर पहुंच गए और रात 8 बजे तक वो मीटिंग चलती रही मियाँ साहब के साथ। दूसरे दिन सुबह उठकर हमने नेशन अखबार में देखा 3 कॉलम की खबर लगी हुई थी कि मियाँ साहब ने नसरीन परवेज़ को डीजी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बना दिया है पीटीवी के लिए। वो एक ही चैनल होता था उस वक्त। ये बात है 1999 की, गालिबन जनवरी नहीं सॉरी 98 अप्रैल, सॉरी, चूँकि 10 अप्रैल को नेशन में ये खबर छपी थी। तो हमने कहा ये मीटिंग की खबर लीक कैसे हुई? ऐसे लीक होती हैं कि उस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सईद मेहदी साहब, और उनके कैबिनेट डिप्टी सेक्रेटरी स्टाफ ऑफिसर थे समी सईद साहब 7th कॉमन के। सिर्फ उनको ये पता था, उस मीटिंग में सिर्फ यही 3 लोग मौजूद थे, या मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, ऑफ कोर्स वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनसे भी कंसल्ट किया गया था, और लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये खबर मुशाहिद हुसैन सैयद ने लगवाई है। मुझे मालूम है वो इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकते, हमें पता था वो किसने लगाई है। वो उनके हम जुल्फ़ के वही भाई जो एमडी लगे हुए थे यूसुफ बेग मिर्ज़ा, उन्होंने कहाँ से जर्नलिस्टों को जमा किया। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने एजेंसियों को कहा कि मेरा ये काम कर दें, इसकी ये ख़बरें लगवा दें, ताकि मियाँ साहब कहें कि ये लीक किसने की, कैसे लीक हुई। खैर बाद में मियाँ साहब को जब पता चला, वो उनके जाने के दिन भी करीब आ रहे थे, यानी उनको ये पता चल गया था कि मुझे हुकूमत से निकाले जाने में मेरे अपने लोग मौजूद हैं, जिसमें यही शख्स यूसुफ बेग मिर्ज़ा जिसने उनकी पीठ में छुरा मारा था। वरना परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तो नवाज शरीफ साहब का कोलू बच्चा पिलवा दिया था, लेकिन ये आदमी जो उनका सबसे करीबी अजीज़ के तौर पे उन्होंने लगाया था लाके, वो आराम से बैठा रहा और उसके बाद उसने कंटिन्यू किया। तो ये लोग पहले से ही अपना रास्ता जो है वो सही कर लेते हैं जब उनको बता दिया जाता है कि ये बंदा जाने वाला है। तो मियाँ साहब भी हमेशा ऐसे ही लोगों में घिरे रहे हैं और अभी भी ऐसे ही लोगों में घिरे हुए। हम उनको एक मशवरा देना चाहते हैं कि आप लीडर बन जाएं, ताकत इक़्तिदार का जो मसला है उसको भूल जाएं, और अपनी पार्टी के, अपनी बेटी के अलावा ये जो विरसा सियासत है ना, हेरिटेज, इसको कोई ना कोई तो ख़त्म करेगा। तो वाई नॉट मियाँ साहब, आप क्यों नहीं पहल करते कि नहीं बनाता मैं अपनी बेटी को, मैं नहीं अपनी बेटी को नॉमिनेट करता, या अपने भाई शहबाज शरीफ को, या अपने भतीजे हमज़ा को। मैं पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं, बेतहाशा काम करने वाले जेन्युइन लोग हैं। एहसान इकबाल हैं, इसाक डार हैं जो उनके ख़ास करीबी आदमी हैं, लेकिन ना वो उनके भाई हैं ना बेटे हैं, रिश्ता भी ऐसा है, समधी हैं भाई। लेकिन ये भी उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ सबसे ज़्यादा सिंसियर हैं और एक ही टेक्नोक्रेट हैं, और टेक्नोक्रेट एहसान इकबाल भी हैं और भी लोग हैं, लेकिन चूँकि वो उनके रिश्तेदार नहीं हैं, तो हम तो उनको एक ही मशवरा दे सकते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून को अब आपने सियासत में बरकरार रखना है तो आपको लीडर बनना होगा, और लीडर के कंट्रोल में सारी पॉलिसीज़ हों और वो उसको ऑपरेट करवाएं अपने नॉमिनी प्राइम मिनिस्टर से, चीफ एग्जीक्यूटिव से। ये मशवरा आपको कोई चमचा,
कोई खुशामदी तो देगा नहीं। हम इसलिए दे रहे हैं कि हमको इस मुल्क की, इस रियासत की वो भलाई मकसूद इसलिए है कि अब ये इसके बगैर चलेगा नहीं। अब नेक नियति के साथ जो इस मुल्क की खिदमत करेगा वही सरवाइव करेगा। तो सोच लें आप मियाँ साहब, सोच लें। और दूसरी बात ये कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुले दिल से ये कहा है कि ठीक है पीटीआई को इलेक्शन से बाहर ना रखा जाए, बहुत अच्छी बात है। यही एक सियासी और जमहूरी सोच तो यही होती है। तो आप भी कह दें कि ठीक है जी इमरान खान साहब को जो है वो रिहा किया जाए, आप भी तो ज़मानत पर हैं ना, तो उसको ज़मानत पर रिहा करके वो पार्टिसिपेट करें। उनसे खौफजदा होने की, उनका वोट बैंक वैसे भी कम हो चुका है, इतना कम हो चुका है जिसका आइडिया खुद इमरान खान साहब को अभी नहीं है, चूँकि वो एक्सपोज हो गए हैं। उनके वो सारी जो टीम के जो सियासी खिलाड़ी थे उनके, वो सब एक्सपोज हो चुके हैं। तो शायद इमरान खान साहब जो हैं उनको भी कुछ अकल आ गई हो और वो इंटरेस्ट में, स्टेट के इंटरेस्ट में कुछ सोच रहे हों, उनके पास भी कोई मैनिफेस्टो और कोई प्रोग्राम हो अपोजिशन को गालियां देने के अलावा, जो कि आपकी बेटी मरियम नवाज़ भी करती रही हैं, आपके भाई शहबाज शरीफ भी करते रहे हैं, आपके पार्टी मेंबर्स भी। हर वक्त अपोजिशन को गालम गलोच से रियासत को अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो हम मेहरबानी करें, गौर कीजिएगा हमारी इस सजेशन पे। और आखिर में एक और नसीहत, चूँकि अब हालात वैसे नहीं हैं, अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया की वजह से और दूसरा प्राइवेट मीडिया आ जाने से, चूँकि आपके बाद आए थे परवेज़ मुशर्रफ और उन्होंने प्राइवेट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया, तो अब वो खेल खेलना आसान नहीं है जो बाकी सियासतदान जरदारी साहब और आप सब लोग खेलते रहे हैं। ये कुर्सी जो आप देख रहे हैं ना हमारे बराबर में, ये इसीलिए, ये हमारे इस चैनल का लोगो है समझ लीजिए। तो हमने इसीलिए एक कांटों भरी कुर्सी लगाई है। हर सियासतदान ये समझ ले कि अब पाकिस्तान की रियासत में ये कुर्सी फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है। तो आप और आपकी साहबजादी अब इस खेल को इतना आसान ना समझिएगा प्लीज़, यही आपके हक़ में बेहतर होगा। खुदा हाफिज़। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगा